हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट लेक्चर में टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 एंड द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इज अर्निंग पर शेयर। मैं सबसे पहले लास्ट लेक्चर तक हमने जो भी किया था वो एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। फ्रेंड्स, AS20 का नाम था अर्निंग पर शेयर। AS20 का नाम प्रॉफिट पर शेयर नहीं था। अर्निंग कैन बी नेगेटिव, मतलब अगर आपका लॉस पर शेयर है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। दूसरा चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि हम यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ EPS डिस्कस करेंगे। वन इज अ बेसिक EPS एंड सेकंड इज अ डायल्यूटेड EPS। मैं जब बोल रहा हूँ बेसिक EPS तो इट इज नथिंग बट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर divided by weighted average number of share. EPS is always disclosed on the face of P&L. आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों जगह पे अर्निंग पर शेयर का डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। सेकंड चीज मैं आपको ये बोल दूं, जब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अर्निंग पर शेयर का डिस्क्लोजर दो तो स्टैंड अलोन इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके डिस्क्लोजर देने का, पर जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब अर्निंग पर शेयर का डिस्क्लोजर दो तो आपको कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बेसिक EPS में जब हम बोलते थे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो उसमें आगे अगर डिस्कस करें प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब कुछ नहीं था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। पैट के कैलकुलेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कंसीडर करने का, प्रायर पीरियड आइटम भी कंसीडर करने का। अगर कोई भी आपका इक्विटी डिविडेंड का पेमेंट किया है तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो तो भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो भी कंसीडर करना पड़ेगा, पर अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बोनस इज कंसीडर फ्रॉम द डे वन, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर फ्रॉम द डे वन, amalgamation in the nature of purchase from the date of acquisition, convertible instrument from the date of conversion, and अगर आप कोई भी सर्विसेज को रेंडर्ड कर रहे हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, एंड अगर आपने कोई भी शेयर इश्यू किया है अगेंस्ट द कैश तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कैश रिसीवेबल। रीस्टेटमेंट ऑफ EPS करना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स तीन सिचुएशन में। कौन सी तीन सिचुएशन? एक, अगर आपने बोनस दिया है, दूसरा शेयर्स को अगर आपने कंसोलिडेट किया है, एंड तीसरा अगर आपने शेयर को क्या किया, स्प्लिट ऑफ किया है। इन तीन सिचुएशन में आपको प्रीवियस ईयर के EPS को क्या करना पड़ेगा, रीस्टेट मतलब एडजस्टेड EPS भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था दैट इज नथिंग बट आपका राइट इशू। फ्रेंड्स, राइट किसको देते हो? तो कहने से आप जो राइट देते हो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हो, एंड वो भी कहने से कुछ मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर देते हो। ऑब्वियसली वो कम पे ही देना पड़े, वरना वो कहने से आपके पास से शेयर परचेस नहीं करेगा, मार्केट में से परचेस कर लेगा। राइट इश्यू के लिए मैंने आपको बोला था राइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोनस एंड द शेयर इश्यूड अगेंस्ट द कैश, और इसीलिए हम कुछ तीन स्टेप करते थे। स्टेप वन हम फाइंड आउट करते थे थियोरेटिकल एक्सराइट वैल्यू। फ्रेंड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थियोरेटिकल एक्सराइट वैल्यू? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू मार्केट प्राइस बिफोर राइट प्लस राइट इश्यू इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। इसका मतलब क्या, आफ्टर राइट इस शेयर का मार्केट प्राइस इतना होना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या फाइंड आउट करोगे, दैट इज नथिंग बट राइट फैक्टर। फॉर्मूला क्या थे, मार्केट प्राइस बिफोर राइट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल एक्सराइट वैल्यू। उसका मतलब समझ लो, अगर उसका आंसर अगर 1.15 आया तो हम बोलते थे एक शेयर के सामने 0.15 का बोनस एलिमेंट है। तीसरे स्टेप में हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते थे। ओपनिंग शेयर इनटू राइट फैक्टर हम ऑलवेज कंसीडर कर लेते थे फ्रॉम द डे वन, पर रिमेनिंग जो भी बचता था उसको हम कंसीडर करते थे फ्रॉम द डेट ऑफ द राइट इश्यू। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था मेन टॉपिक, दैट इज नथिंग बट डाइल्यूटेड EPS। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइल्यूटेड EPS? एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ EPS ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल इक्विटी शेयर? एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। आज कन्वर्ट हो गया कि फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आए आंख बंद करके दो स्टेप कर लेने का, एक करोगे इंक्रीज इन अर्निंग, दूसरा करोगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। ऑप्शन में आपको ऑलवेज इंक्रीज इन अर्निंग जीरो ही होने वाला है। कन्वर्टेबल डिबेंचर आपका इंक्रीज इन अर्निंग होगा इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में आपका इंक्रीज इन अर्निंग होगा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है
तो फ्रेंड्स आपको डाइल्यूशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा, एंड वो डाइल्यूशन इफेक्ट का आप कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे, तो वो डाइल्यूशन इफेक्ट का आप असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइल्यूशन इफेक्ट? इट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। मैं वहां पे आपको बोलता था ऑप्शन का आंसर ऑलवेज जीरो ही आएगा। क्यों जीरो आएगा? बिकॉज ऑप्शन में ऑलवेज इंक्रीज इन अर्निंग क्या होता है? जीरो होता है। जीरो डिवाइडेड बाय कुछ भी करो, आपका आंसर जीरो आने वाला है। वो डाइल्यूशन इफेक्ट का आपको असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। असेंडिंग मतलब सबसे लोएस्ट से चालू करने का। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इस पर बहुत फोकस किया था। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो आंसर आपका कैसा हो सकता है? बेसिक, डाइल्यूटेड, एंटी डाइल्यूटेड, फिर से डाइल्यूटेड। असेंडिंग फॉलो करोगे तो आपका आंसर कैसा आएगा? बेसिक, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड एंड एंटी डाइल्यूटेड। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एंटी डाइल्यूटेड आना ही चाहिए। रूल ऐसा है एंटी डाइल्यूटेड होगा तो वो लास्ट में आना चाहिए। क्लियर? हमने बहुत सारे एग्जाम्पल खत्म भी कर दिए थे। चलो सबसे पहले हम चेक करने लगे कि कितने क्वेश्चंस हमारे खत्म है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 14 भी हमारा खत्म है। क्वेश्चन 15 इज अवर पेंडिंग। क्लियर? तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करें। ₹1 लाख 6% डिबेंचर इश्यू वॉज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2009। अंडरलाइन कर देना, 1 अप्रैल 2009. Convertible into 10,000 shares of equity shares. Assuming that net income is ₹2 lakh, weighted average of equity share is of 1 lakh, and the effective tax rate is 40%. Calculate EPS and diluted EPS as on 31st December 2009. मतलब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर, तो कहना से यहाँ पे मैं कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को बोलते हैं कि क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन परफेक्ट सही है। एंड गलत वाला ऐसा बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में होना चाहिए 31 दिसंबर 2009 की जगह पे 31 मार्च 2010 ना, ये 31 दिसंबर 2009 ही है। परफेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना के रखा है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। क्लियर? चलो एकदम ध्यान से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर मैं स्टार्ट करूं तो कैसे होगा? सबसे पहले कहने से फ्रेंड्स हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज नथिंग बट बेसिक अर्निंग पर शेयर हम फाइंड आउट कर देंगे। चेक करो आपका करंट ईयर में अर्निंग कितना दिया है। तो कहने से फ्रेंड्स आपको करंट ईयर में अर्निंग दिया है 2 लाख, एंड आपके पास वेटेड एवरेज इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, तो क्या 1 लाख। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना होगा, ये मेरा अर्निंग है 2 लाख, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, तो ये तो सिंपल है कि मेरा बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना होने वाला है, तो क्या 2 रुपये होने वाला है। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। चलो अपने आपको पूछ लो ये नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर है कि कॉम्प्लेक्स, तो कहने से नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक ही चीज है, दैट इज नथिंग बट कन्वर्टेबल डिबेंचर। कोई भी क्वेश्चन आए आपको 2 स्टेप तो कर ही लेना है। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग का कैलकुलेशन कर रहा हूं। एंड अगर कहना है फ्रेंड्स आप इंक्रीज इन अर्निंग करोगे, फॉर्मूला क्या थी, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। क्लियर? चलो एकदम ध्यान से करना। कितने रुपीस के डिबेंचर थे आपके पास? लाख रुपए के डिबेंचर थे। कितने परसेंट वाले? तो क्या 6%। मतलब बहुत लोगों ने ऐसा समझा कि आपका इंटरेस्ट का सेविंग होगा 6,000 रुपए का। आंसर इज नो। आपने जो डिबेंचर इशू किया था वो 1 अप्रैल 2009 को था। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2009 को। मतलब ये डिबेंचर हमारे वहां पे पूरे साल तक आउटस्टैंडिंग नहीं रहे। डिबेंचर कहने से हमारे वहां पे जस्ट 9 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है। एंड अगर 9 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है तो कहने से मुझे इनटू क्या करना पड़ेगा, 9 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। रीजन दैट 6,000 इंटरेस्ट इज फॉर द होल ईयर, पर हमारा जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है वो जस्ट फॉर कहने से 9 मंथ्स के लिए। एंड अगर आप टैक्स रेट चेक करो, क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट दे दिया है। आपका क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना है, 40%। तो 1 माइनस अगर मैं यहाँ पे 0.4 करूं, कैलसी लो, 1 लाख इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो आपका इंटरेस्ट आएगा दैट इज नथिंग बट 4500, एंड 4500 इंटू 1 माइनस 0.4 मतलब 4500 का अगर आप 60% करोगे तो आपका इंक्रीज इन अर्निंग जो होगा ना वो फ्रेंड्स कितना होने वाला है, 2700। क्लियर? दूसरा हम करेंगे दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। इंक्रीज इन अर्निंग में तो बहुत लोगों का दिमाग चलता भी है कि यस यहाँ पे हमको इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, पर व्हाट अबाउट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर।
चेक करो आप कितने डिबेंचर वालों को कितने शेयर देने वाले हो। तो कहना सिर्फ डिबेंचर वालों को 10,000 शेयर्स देने वाले हो। पर अगेन मैं बोल रहा हूं वो डिबेंचर मेरे वहां पे पूरे साल तक आउटस्टैंडिंग नहीं थे, तो ये 10,000 का भी आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम हम डायल्यूटेड ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर्स का वेटेड एवरेज कर रहे हैं। रीजन, आज तक के हर एक क्वेश्चन में वो डिबेंचर, वो ऑप्शन, वो प्रेफरेंस शेयर पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग था। इन दिस क्वेश्चन वो पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है, अप्रैल में आपने इश्यू किया एंड दिसंबर का पीपीएस कर रहे हो, तो कहना है यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। तो आपका करंट ईयर में इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर 7,500 होगा। एक लाइन बोलूं, यह प्रॉब्लम है ना, जिस साल आपने बीच में से इश्यू किया ना उसी साल का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ईयर तो कोई टेंशन होने नहीं वाला है। रीजन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो वो आपका पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग रहने वाला है, एंड अगर पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग होने वाला है तो इंक्रीज इन अर्निंग में आपको ये 9 डिवाइडेड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर में भी आपको 9 डिवाइडेड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम कब होगा, अगर बीच में से इशू किया है। ये नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर था, मतलब वो असेंडिंग डिसेंडिंग डायल्यूशन इफेक्ट का कुछ काम नहीं है। डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। फ्रेंड्स चेक कर लो, व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग अर्निंग, तो कहना है योर एग्जिस्टिंग अर्निंग इज नथिंग बट 2 लाख। What is your existing number of share, तो कहना है सॉरी what is your increase in earning, तो कहना है your increase in earning is nothing but 2700. My existing number of share is 1 lakh and my increase in number of share is nothing but 7,500. तो अगर आप करोगे 2,02,700 डिवाइडेड बाय 1,07,500, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आंसर आएगा 1.89. दिस इज माई डाइल्यूटेड ईपीएस। क्लियर, क्वेश्चन परफेक्ट सही है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब बहुत लोग कैसे महान बनते बताओ, सर आपने अगर 9 डिवाइडेड बाय 12 किया वो बात तो प्रॉपर है, तो सर आपको ये जो 2 लाख था उसको भी 9 डिवाइडेड बाय 12 ना करना पड़े। अरे ना करना पड़े, वो जो 2 लाख रुपीस है ना वो तो ये 9 मंथ्स का ही दिया है। क्लियर, तो उसमें कुछ आपको 9 डिवाइडेड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा था, एग्जाम के अगले दिन पर देख के जाना। नेक्स्ट अगर स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 16 इज अगेन हमारा पेंडिंग है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्स लिमिटेड कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 2 करोड़, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 40 लाख, बेसिक अर्निंग पर शेयर आपको कैलकुलेट करके दिया है ₹5, नंबर ऑफ 11% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच 50,000, each debenture is convertible into 8 equity shares, interest expense for the current year 5,50,000 and a tax saving relating to interest expense 30% 1,65,000। ऐसे क्वेश्चन में ये लोग गेम रखते हैं। लाइक समझाओ, यहाँ पे तो क्वेश्चन नॉर्मल है, कितने डिबेंचर थे, 50,000 डिबेंचर थे, कितने रुपीस वाले, 100 रुपीस वाले, 50,000 इंटू 100 करो तो कहने से आपका कितना होगा, चेक करो तो आपका कहने से 50 लाख रुपए के डिबेंचर होगा। 50 लाख का 11% करो तो कहने से आपका वो 5,50,000 का इंटरेस्ट होगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करो, इंटरेस्ट आपको 5,50,000 ही दिया है, तो सर वो तो वही होगा ना, कुछ अलग दे। क्या देगे पता है यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऐसा दे इंटरेस्ट एक्सपेंस, मान लो मैं अगर यहाँ पे बोल दूं कि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है 4,12,500। सर कैसे, 50,000 डिबेंचर थे, 100 रुपए वाले, मतलब 50 लाख रुपए के डिबेंचर हुए, 50 लाख का 11% करो तो 5,50,000 आना चाहिए। पर सर क्वेश्चन में आपको दिया है दैट इज नथिंग बट 4,12,500। चेक करो, 50 लाख का 11% के हिसाब से 9 महीने का अगर इंटरेस्ट करोगे ना तो 4,12,500 आएगा। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 4,12,500 दे, इसका मतलब आपको हिंट दिया है कि ये डिबेंचर पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं रहे, डिबेंचर जस्ट 9 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहे। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करके दिया है, वो एक बार आपको चेक कर लेने का कि कोई डिबेंचर के मंथ्स का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग तो है ना। हमारे वहां पे क्वेश्चन आएगा, लास्ट में मैं करवाऊंगा। क्लियर, ये क्वेश्चन अभी तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स हम करें तो अगर सबसे पहले मैं बेसिक ईपीएस लिखूं, एक्चुअली एग्जाम में आप बेसिक ईपीएस नहीं लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको लिख के दिया। तो सिंपल बोलो 2 करोड़ रुपए का अर्निंग था एंड हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर थे
वो कितने थे, 40 लाख थे। तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 लाख करो तो कहने से फ्रेंड्स आपका बेसिक ईपीएस कितना आने वाला है, 5 रुपए। अब हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। याद करवा दो, कोई भी डाइल्यूटेड ईपीएस करो आंख बंद करके, 2 स्टेप। सबसे पहले आप यहां पे करोगे इंक्रीज इन अर्निंग। इंक्रीज इन अर्निंग इज नथिंग बट आई इंटू 1 माइनस टी, पर कहना है यहाँ पे तो इंटरेस्ट आपको डायरेक्टली ले दिया, तो इसको यहाँ पे ऐसा लिखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस का सेविंग होगा पर टैक्स सेविंग का हमारा लॉस होगा, लॉस ऑफ टैक्स सेविंग लिख सकते हो। चेक करो, आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया है कितने का, 5,50,000 का। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी टैक्स एक्सपेंस भी दे दिया है कितने का, 1,65,000 का। एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लो, 5,50,000 एंड 1,65,000, तो कोई टेंशन नहीं है। 5,50,000 माइनस 1,65,000, तो सिंपल यहाँ पे आपका इंक्रीज इन अर्निंग जो होगा ना, वो फ्रेंड्स कितना होगा, 3,85,000। दूसरा मुझे करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? तो सिंपल बोलू, आपके पास 50,000 डिबेंचर्स थे एंड हर एक डिबेंचर्स वालों को आप कितने इक्विटी शेयर्स देने वाले हो वो चेक कर लो। फिर कहना सर अब हर एक लोगों को 8 इक्विटी शेयर्स देने वाले हो, तो 50,000 इंटू 8 करोगे तो फ्रेंड्स आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कितना आने वाला है, 4 लाख आने वाला है। क्लियर? अच्छा, अभी भी बोल रहा हूं, ये नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या कॉम्प्लेक्स, तो कहना है फ्रेंड्स ये नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर है, एंड अगर नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर है तो कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग का प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। दैट इज नथिंग बट डाइल्यूटेड ईपीएस। कैन आई से माय एग्जिस्टिंग अर्निंग इज नथिंग बट 2 करोड़। कैन आई से माय इंक्रीज इन अर्निंग इज नथिंग बट 3,85,000। मेरे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कितने थे, तो हमारे पास 40 लाख शेयर थे, एंड व्हाट इज माय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, तो कैन आई से माय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर इज अ 4 लाख। तो फ्रेंड्स अब 2 करोड़ 3,85,000 डिवाइडेड बाय 44 लाख करोगे तो सिंपल आपका आंसर वहां पे आएगा 4.63। दिस इज माय डाइल्यूटेड ईपीएस। क्वेश्चन में तो देख ही लेने का कि आपका बेसिक 5 है, डाइल्यूटेड 4.63 है। डाइल्यूटेड का आंसर कभी भी बेसिक से ज्यादा मत लेके आना है, ये आत्मज्ञान हुआ सर हमको। तो डाइल्यूटेड का आंसर ऑलवेज बेसिक से कम होगा। अरे होगा ही ना, डेफिनेशन में क्लियर लिखा था ना, एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ईपीएस ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तो ऑब्वियसली वो आपका डाइल्यूटेड का आंसर बेसिक से कम ही होने वाला है, तो ऐसे डाउट मत पूछो। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 17 देख ले। While calculating the diluted earning per share, अच्छा क्वेश्चन एकदम ध्यान से करना। Effect is given to all dilutive potential equity share that were outstanding during that period. Explain, also calculate diluted earning per share from the following information. Net profit for the current year rupees 85,50,000. Number of equity shares outstanding 20 lakh. Number of 8% convertible debentures of rupees 100 each, 1 lakh. Each debenture is convertible into 10 equity shares. Interest expense for the current year 6 lakh. Tax relating to interest expense 30%. मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जब भी डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस दे, एक बार वेरीफाई कर लेने का कि वो इंटरेस्ट एक्सपेंस सही है कि गलत है। लाख डिबेंचर थे, 100 रुपये वाले, मतलब करोड़ रुपए के डिबेंचर हुए। माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। 1 करोड़ का 8% करो तो कहना इसे पूरे साल का इंटरेस्ट 8 लाख रुपए होना चाहिए, 8 लाख होना चाहिए, पर क्वेश्चन में दिया है 6 लाख। मतलब क्वेश्चन गलत है ना, क्वेश्चन सही है। 6 लाख है मतलब वहां से कुछ आपको हिट दे रहा है कि डिबेंचर आपका पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है, थोड़े कम मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है। कितने मंथ्स वो हम कैलकुलेट कर देंगे। दूसरा चीज, बहुत लोग ऐसी आर्ग्यूमेंट करते हैं, सर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक्चुअली 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट होगा, उसमें से हमने 6 लाख का पेमेंट कर दिया होगा, 2 लाख का पेमेंट करना बाकी है। वर्ड चेक करो, इंटरेस्ट पेड वर्ड यूज किया है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस वर्ड यूज किया है। मतलब इट मे बी पॉसिबल वो पेड है कि पेएबल है, पर एक्सपेंस पे तो वो आ ही गया होगा। मतलब 6 लाख रुपए पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं है,
थोड़े कम मंथ्स का है, एंड वहाँ से मुझे रिवर्स कैलकुलेट करके ये चेक करना पड़ेगा कि डिबेंचर मेरा कितने मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग था। क्लियर? हम चेक करें क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मैं आपको अच्छी तरह से लिखो, ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बहुत पूछता है, अगले दिन ऐसे करके जाने के। क्वेश्चन नंबर 17 बाजू में लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? सबसे पहले हम करेंगे दैट इज नथिंग बट बेसिक अर्निंग पर शेयर, जो इजी है। एंड कैसे होगा? 85,50,000 रुपीज का अर्निंग है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर चेक करें तो कहना है आपका आपके 20 लाख थे, कैलसी लो 85,50,000 डिवाइडेड बाय अगर 20 लाख करोगे तो फ्रेंड्स आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर का आंसर 4.275 आ जाएगा। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टाइटल लगा दो कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। एंड कैन आई से उसके लिए आपको 2 स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं करूंगा दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग। फ्रेंड्स डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर का ऑप्शन है, कैन आई से डिबेंचर है तो डिबेंचर में इंक्रीज इन अर्निंग क्या होता है? I इंटू 1 - 3। पर कैन आई से क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल दिया है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का हमारा क्या होगा? सेविंग होगा, बट लॉस ऑफ टैक्स सेविंग होगा। कितने रुपीस का आपको दिया है? तो कहना है सबको इंटरेस्ट एक्सपेंस बोला है 6 लाख रुपीस। एंड चेक करो आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट दे दिया है। क्वेश्चन में जो टैक्स रेट दिया है वो कितने परसेंट बोला है? 30%। तो 6 लाख का अगर आप 70% करोगे तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा वो 4,20,000 होगा। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरा कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, जो आज का मेन पॉइंट है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? ध्यान से समझना। यहां पे मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिबेंचर कितने मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग थे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मंथ्स एंड यहां पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट। मैं ऐसा लिखूं अगर ये डिबेंचर पूरे 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग होते तो हमारा इंटरेस्ट होता 8 लाख रुपए का। ये 8 लाख कैसे आए? तो कि लाख डिबेंचर 100 रुपए वाले इंटू 8%। पर कहने से आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट अगर 6 लाख रुपए है तो वो यहां से मुझे पता चलना चाहिए कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग होगा। तो अगर हम करें 6 लाख इंटू 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 8 लाख। फ्रेंड्स कैलसी लो 6 लाख इंटू 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 8 लाख करोगे तो यहां से आपको ये बुद्धि चलना चाहिए कि बॉस ये आपका डिबेंचर है ना वो 9 मंथ्स के लिए ही आउटस्टैंडिंग थे, 9 मंथ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब यहां पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर करो, कैन आई से फ्रेंड्स आपके पास लाख डिबेंचर थे, लाख डिबेंचर वालों को आप 10 इक्विटी शेयर्स देने वाले थे। तो एक्चुअली आज तक हम 10 लाख ही लेते थे, पर कहने से यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। पता है आज के लेक्चर का फर्स्ट सम मैंने करवाया था, मैं 1 अप्रैल को इश्यू किया था, 31 दिसंबर वाला ईयर था, तो वहां से आपको डायरेक्ट पता चल गया था कि 9 मंथ। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस से मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया कि ये डिबेंचर पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है, जस्ट 9 महीने के लिए। तो सिंपल बोलो यहाँ पे मेरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर 10 लाख नहीं होगा, पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 7,50,000। और बहुत लोग भयंकर कारीगर होते हैं। सर आपने अगर यहाँ पे इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 किया तो कहना है आपको इंटरेस्ट में भी इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़े। अरे दोस्त वो इंटरेस्ट 9 डिवाइडेड बाई 12 करके ही 6 लाख रुपए था, और इसीलिए तो मुझे बुद्धि चला था कि डिबेंचर आपका 9 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स, तो कहना से नॉर्मल है तो आपको वो डाइल्यूशन इफेक्ट का कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फाइंड आउट करोगे। डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू, मेरा अर्निंग था 85,50,000, आपकी वजह से बढ़ा 4,20,000, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर थे 20 लाख एंड आपकी वजह से बढ़ा 7,50,000। अगर ये करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 85,50,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाई 27,50,000। फ्रेंड्स अगर आप करोगे
तो आपका आंसर आएगा 3.26। दिस इज नथिंग बट डायल्यूटेड ईपीएस। क्वेश्चन का अच्छा पॉइंट एक ही कि आपको वो डिबेंचर जस्ट 9 मंथ्स के लिए ही आउटस्टैंडिंग है, वैसा दिमाग चलना चाहिए। क्लियर? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ये लोग बहुत पूछते हैं, बाकी सिंपल था। क्वेश्चन 18 चेक करें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्स लिमिटेड कैलकुलेट डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 2 करोड़, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 40 लाख, बेसिक अर्निंग पर शेयर 5, नंबर ऑफ 11% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ऊपर आया था ना क्वेश्चन नंबर 16 में, सेम था 50,000। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 8 इक्विटी शेयर्स। Interest expense for the current year 4,12,500. Tax saving relating to interest expense is 30%. फ्रेंड्स यहां से ये दिमाग चलना चाहिए। 50,000 डिबेंचर थे, 100 रुपए वाले, मतलब 50 लाख डिबेंचर हुए 50 लाख रुपीज के। 50 लाख रुपीज का 11% करो तो कहने से 5,50,000 आना चाहिए, पर यहां पे आपको दिया है 4,12,500। एक हिंट है कि आपका डिबेंचर पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है, डिबेंचर थोड़े कम मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? अगेन मैं ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलो, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक ईपीएस। अगेन बोल दो क्वेश्चन में दिया है, नहीं करोगे तो चलेगा। 2 करोड़ रुपए का अर्निंग था, आपका नंबर ऑफ शेयर था कितने रुपीस का? 40 लाख रुपीस का। 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 लाख करो तो कहने से फ्रेंड्स आपका आंसर होना चाहिए कितने रुपीस का? 5 रुपीस का। उसके बाद करना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। क्लियर? बोलो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आप करोगे इंक्रीज इन अर्निंग करोगे, एंड इंक्रीज इन अर्निंग की फॉर्मूला थी आई इंटू 1 माइनस टी। क्लियर? चेक करो क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस दे दिया, एक्सपेंस ही दिया है 4,12,500, अंदर जो दिया है उसको कभी भी चैलेंज नहीं करोगे। क्लियर? तो 4,12,500, एंड अगर आप टैक्स रेट चेक करोगे तो कहना है इंटू 1 माइनस 0.3 करूंगा तो कैलसी लो। 4,12,500 का फ्रेंड्स अगर 70% करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,88,750। दूसरी मेहनत मुझे करना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, एंड उसके लिए कहना है वो सबसे पहले एक रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा कि अगर इतना इंटरेस्ट होता तो इतना मंथ्स वाला। क्लियर? तो यहां पे लिख रहा हूं मंथ्स एंड यहां पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट। अगर डिबेंचर पूरे 12 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग होते तो कहना से मेरा इंटरेस्ट होता 5,50,000 का। वो 5,50,000 कैसे आया? तो क्या 50,000 इंटू 100 इंटू 11% के हिसाब से। पर कहने से मुझे क्वेश्चन में दिया है कि ये 4,12,500 का ही था, तो मेरे कितने मंथ्स हो गए? कैलसी में करोगे 4,12,500 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5,50,000 करोगे तो कहना है आपको दिमाग चलना चाहिए कि आपका जो डिबेंचर जो आउटस्टैंडिंग था ना वो जस्ट कितने महीने के लिए था? 9 मंथ्स के लिए। अब ये रूल मत बना देना कि कोई भी क्वेश्चन में वो 9 मंथ्स ही होगा। क्लियर? तो अब आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कैसे होगा वो समझा दो। 50,000 आपके पास डिबेंचर्स थे, 50,000 डिबेंचर्स वाले को चेक कर लो आप कितने इक्विटी शेयर देने वाले हो। तो 50,000 डिबेंचर वाले को आप 8 इक्विटी शेयर्स देने वाले हो। 50,000 इंटू 8 इक्विटी शेयर्स, एंड कहने से इंटू यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। कैलसी लो 50,000 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो फ्रेंड्स आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर का आंसर कितना आएगा? 3 लाख आएगा। एंड अगेन बोल दूँ नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं फाइंड आउट करूँ मेरे लिए डाइल्यूटेड ईपीएस, फ्रेंड्स आपका एग्जिस्टिंग अर्निंग था कितने रुपीस का? 2 करोड़ रुपए का आपका एग्जिस्टिंग अर्निंग था। आपका इंक्रीज इन अर्निंग कितना होने वाला है? तो आपको बोला है 2,88,750 का आपका इंक्रीज इन अर्निंग होगा। आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे? तो क्या आपके पास नंबर ऑफ शेयर 40 लाख थे, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 3 लाख होगा। तो अगर कैलसी में चेक करो
2,02,88,750 डिवाइडेड बाय 43 लाख, तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 4.72। दिस इज नथिंग बट योर डायल्यूटेड ईपीएस। बेसिक का आपका आंसर 5 था, ये कितना है 4.72। क्लियर? ऐसे हमने बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस कर लिया। अब हम आगे बढ़े, तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन 18 हो गया है, 19 भी हमारा हो गया है, क्वेश्चन 20 भी हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, 21 भी हो गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी डन है। क्लियर? लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 23 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन। इनकम आफ्टर टैक्स रुपीज 50,000, weighted average of number of equity shares outstanding is 10,000 shares, tax rate is 40%, option to purchase 1,000 equity shares at rupees 8 per share, the option were outstanding all year, option to purchase 2,000 equity shares at rupees 1.3 per share, the average market price of equity share during the year was rupees 10, 7% convertible bond rupees 200, each convertible bond into 40 equity shares. The bonds were outstanding during the entire year. The bonds were issued at par, rupees 1,000 per bond, and the no bonds were converted during the year. 4% convertible cumulative preferred stock per rupees 100. 1,000 shares issued and outstanding the entire year. Each preferred share is convertible into one equity share. The preferred share was issued at par and the no share were converted during the year. Friends, again मैं बोल दूं, ये आपका नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है, कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है। आपको जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन मिल रहा है ना, वो सब कुछ टाइम पास है। आपको जहां जहां पे लिखा है ना आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ऑल ईयर, आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, वो तो होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो कहने से क्वेश्चन में मुझे डेट देना पड़ेगा, वो कब इश्यू किया था एंड कब वो मेरा ईयर एंड कब है। दूसरा चीज, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है दिस इज नॉट कन्वर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। फ्रेंड्स, अगर वो कन्वर्ट नहीं हुआ इसीलिए वो आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन आएगा। क्लियर? ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ। एवरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाइज हमको डाइल्यूशन इफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा हूं, अगेन मैं बोल रहा हूं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? चलो सबसे पहले हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो ऑप्शन का करेंगे। एंड ऑप्शन में कैन से सबसे फर्स्ट में लिख रहा हूँ, आपको 2 स्टेप करना पड़ेगा। एक होगा दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग। यू नो वेरी वेल कि आपके वहाँ पे ऑप्शन में इंक्रीज इन अर्निंग क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। दूसरा होगा दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। बट अगेन मैं बोल दूँ यहाँ पे टोटल 2 लोग हैं, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स में कुछ कैलकुलेशन आपका अलग होने वाला है। मैं कैटेगरी ए वालों के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। क्लियर? वहां पे अगर चेक करें व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड अगर चेक करें, फ्रेंड्स अब चेक करो आपने कितना ऑप्शन इश्यू किया था। फर्स्ट तो 1,000 ऑप्शन इश्यू किया था एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1,000 ऑप्शंस इनटू रुपीज 8। तो कहने से फ्रेंड्स हमारे लिए अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा, 8,000। अगर ये 8,000 में एम्प्लॉइज को नहीं देते, बाहर वाले को देते, तो कहने से फ्रेंड्स हम एवरेज मार्केट प्राइस पर देते। एंड चेक करो आपको क्वेश्चन में एवरेज मार्केट प्राइस नीचे दिया है, वो आपका एवरेज मार्केट प्राइस कितना था, 10 था। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ मेरे लिए शेयर्स विथ कंसिडरेशन जो भी होगा वो शेयर्स विथ कंसिडरेशन कितने होने वाला है, अगर बाहर वाले आते तो मैं कहने से 800 शेयर्स दे देता। पर कहने से हमने एक्चुअल शेयर्स अगर हम चेक करें तो हमने एक्चुअली तो 1,000 शेयर्स दिया है, और एक्चुअली अगर 1,000 शेयर्स दिया है तो हमारे लिए शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन कितना होगा, तो क्या 200 होगा। फ्रेंड्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था जब ऑप्शन में इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कंसिडर करो तो आपको विदाउट कंसिडरेशन वाले ही कंसिडर करने का, उसके लिए बहुत सारा लॉजिक मैंने आपको समझाया था। रिपीट करूं, डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे तभी भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होने वाला नहीं है। पर ऑप्शन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होने वाला है। ये 800 शेयर वाले रुपए लेके आते, वो रुपए अगर मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो वो लोग अपना खुद का एग्जिस्टिंग रिटर्न जितना तो अर्न कर ही लेंगे। पर ये 200 वाले हैं ना वो फ्री में है।
फ्री वाले कुछ रुपए लेके नहीं आए, मतलब वो लोग मुझे कुछ कमा के देने वाले नहीं है, पर जो मैं अर्न कर रहा था उसमें मेरे पास से शेयर ले गए, तो मेरा सिंपल जो ईपीएस डिक्रीज हो रहा है वो जस्ट ये 200 की वजह से हो रहा है। कहने से यहाँ पे दूसरे भी मेरे पास ऑप्शन है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज नथिंग बट कैटेगरी बी। एंड उसके लिए अगर हम चेक करें व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड, तो कहना से फ्रेंड्स हमने वहां पे 2000 ऑप्शंस दिया है, एंड वो 2000 ऑप्शंस एट द रेट ऑफ ₹1.3 दिया है। तो कहने से अगर हमारा यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड चेक करें तो कहने से वो 2600 होगा, डिवाइडेड बाय अगर चेक करें दैट इज नथिंग बट एवरेज मार्केट प्राइस, एंड एवरेज मार्केट प्राइस आपका कितना था, ₹10 था। तो 2600 डिवाइडेड बाय 10 अगर चेक करो तो कहने से आपको मिल जाएगा दैट इज नथिंग बट शेयर्स विथ कंसिडरेशन, एंड वो आपका शेयर्स विथ कंसिडरेशन कितना होने वाला है 260। पर फ्रेंड्स कहने से आपने एक्चुअल शेयर्स तो कितने दिए थे, तो कैटेगरी बी वालों को एक्चुअल शेयर्स आपने दिया था दैट इज नथिंग बट 2000 दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि व्हाट इज माय शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन, एंड अगर शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन आप चेक करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 1740। फ्रेंड्स ये नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स एंड इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर तो कहने से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डाइल्यूशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा, एंड डाइल्यूशन इफेक्ट की फॉर्मूला थी इंक्रीज इन अर्निंग, तो मेरे केस में वो 0 था, डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, मतलब 200 प्लस 1740। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे डाइल्यूशन इफेक्ट का आंसर कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर, तो ऑप्शन की स्टोरी खत्म हो गया। सेकेंड आपको क्वेश्चन में दिया है कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो उसका भी कैलकुलेशन कर दे, तो सेकेंड टाइटल लगा दो कन्वर्टेबल बॉन्ड, एंड कैन आई से अगेन इसके कन्वर्टेबल बॉन्ड के लिए भी मैं 2 स्टेप करने वाला हूँ, एक करने वाला हूँ दैट इज समथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग, एंड दूसरा करने वाला हूँ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। तो फर्स्ट स्टार्ट करें दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग। मैं भूल गया, बॉन्ड मतलब कहने से आपका डिबेंचर जैसा हुआ, तो वहां पे इंक्रीज इन अर्निंग कितना होने वाला है, आपका इंक्रीज इन अर्निंग होगा I इंटू 1 माइनस टी। एकदम ध्यान से करना क्या लिखा है, आपके पास टोटल 200 बॉन्ड थे, 200 बॉन्ड 1000 रुपए वाले, मतलब कहना से आपके पास 2 लाख रुपए के बॉन्ड हुए, 2 लाख पर अगर 7% के हिसाब से इंटरेस्ट करोगे तो आपका 14,000 रुपीज का क्या होने वाला है, इंटरेस्ट होने वाला है। एंड आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट बोला है 40%, 14,000 का अगर 60% करोगे तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर आएगा 8400। दूसरा अगर चेक करें दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, तो कैसे होगा वो समझाओ। कहने से आपके पास 200 बॉन्ड थे, एंड 200 बॉन्ड के सामने आपको कितने इक्विटी शेयर्स देने हैं, तो फ्रेंड्स आपको टोटल 40 इक्विटी शेयर्स देना है। 200 इंटू 40 करोगे तो आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 8000। कहना ऐसे ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर था, और अगर कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है तो हमको डाइल्यूशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा। माई इंक्रीज इन अर्निंग इज 8400, माई इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर इज 8000, तो कहना ऐसे माई डाइल्यूशन इफेक्ट इज 1.05। क्लियर, ये आंसर हो गया मेरा 1.05। अब तीसरा चेक करें दैट इज समथिंग बट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अभी तो वर्किंग चल रहा है कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर का, एंड अगर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो कहना है उसमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करोगे, इंक्रीज इन अर्निंग आप कैलकुलेट करोगे। यहां पे कहने से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो है ही नहीं, तो यहां पे मेरा इंक्रीज इन अर्निंग जो भी होगा वो कौन सा होगा, तो कहना से प्रेफरेंस डिविडेंड ही हमारे लिए क्या होने वाला है, इंक्रीज इन अर्निंग होने वाला है। चेक करें क्या होगा, कितने आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे, 1000 प्रेफरेंस शेयर थे एट द ₹100 वाले, तो यहां पे लिख रहा हूं 1000 प्रेफरेंस शेयर्स कितने वाले, 100 वाले, मतलब लाख रुपए इंटू 4%, तो कहना ऐसा अगर आप चेक करोगे तो आपका 4000 रुपीज का इंक्रीज इन अर्निंग होगा। दूसरा चीज चेक करो दैट इज नथिंग बट आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स चेक करो
तो कहना इसे 1000 प्रेफरेंस शेयर के सामने आप एक इक्विटी शेयर देने वाले हो, तो फ्रेंड्स आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कितना होगा 1000। अगेन मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है, और अगर कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है तो आपको डायलूशन इफेक्ट निकालना पड़ेगा। 4000 इज इंक्रीज इन अर्निंग, 1000 इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, तो कहना इसे डायलूशन इफेक्ट इज अ 4। क्लियर? अब याद करो वो डायलूशन इफेक्ट का हम असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते थे, और इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहां पे लिख रहा हूं दिस इज नथिंग बट माई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद यहां पे लिखूंगा उसका डाइल्यूशन इफेक्ट, एंड फाइनली हम लिखेंगे दैट इज नथिंग बट उसका रैंक। क्लियर फ्रेंड्स? हमारे पास 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे। सबसे पहले हमारे पास था ऑप्शंस, दूसरा हमारे पास था कन्वर्टिबल बॉन्ड, एंड तीसरा हमारे पास था कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? ऑप्शन में तो आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलवेज 0 ही होगा। कन्वर्टिबल बॉन्ड में मेरा आंसर आ रहा था, कितना आ रहा था 1.05, एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर में मेरा आंसर आ रहा था 4। क्लियर? इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस का वो असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट किया है। तो सबसे पहले इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन को कंसीडर करेंगे, दूसरा कंसीडर करेंगे किसको कंसीडर करेंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड को, एंड तीसरा कंसीडर करेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को। क्लियर? आपको सिंपल यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। मुझे भरोसा है जितने भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं ना, उनका यहां तक तो सही होगा। प्रॉब्लम अब जो मैं बोल रहा हूं वहां पे आपका प्रॉब्लम होने वाला है। टाइटल लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। फ्रेंड्स आप 4 कॉलम का टेबल बनाओगे। एंड उसका टाइटल लगाओ पर्टिकुलर्स, अर्निंग, नंबर ऑफ शेयर्स एंड अर्निंग पर शेयर। क्लियर? सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे दैट इज नथिंग बट बेसिक। सुन लो, 50,000 है ना, वो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का काम नहीं है, मुझे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का काम है। तो 50,000 में से 4,000 रुपये आपको माइनस करना पड़ेगा। और ये जो 4,000 रुपये है वो किसके है? तो कहना से ये 4,000 रुपये आपके प्रेफरेंस डिविडेंड के। बॉस स्टार्टिंग पॉइंट आपका 50 से नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा 46,000 से। एंड अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट गलत तो आगे का सब कुछ गलत। अभी भी बोल रहा हूं क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था। वी आर लिस्ट कंसर्न विथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वी आर ओनली कंसर्न विथ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। 46,000 हमारे लिए वो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। फ्रेंड्स चेक करो, आपको नंबर ऑफ शेयर 10,000 दिया है, तो कहना से आपका आंसर आएगा 4.6। दिस 4.6 इज नथिंग बट बेसिक ईपीएस। प्लस कहने से अगर सीक्वेंस चेक करेंगे तो हमको दूसरा क्या लेना है, तो क्या ऑप्शन लेना है। चलो वर्किंग नोट नंबर 1 में चले जाओ। ऑप्शन में आपने कैलकुलेट किया था, योर इंक्रीज इन अर्निंग इज अ 0 बट योर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर इज अ 200 प्लस 1740, तो कहने से डायरेक्टली 1940 लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन में यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज नथिंग बट 1940। अगर आप यहाँ तक का टोटल करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 46,000, एंड अगर यहाँ पे चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा 11,940। कैलसी चेक करो, 46,000 डिवाइडेड बाई 11,940, तो आपका आंसर आएगा 3.85। एंड दिस 3.85 ये आपका ईपीएस डिक्रीज हुआ, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस। मुझे थोड़ा टेबल बड़ा करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपका 3.85 क्या आ जाएगा, तक आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। मतलब सिंपल आपको ऑप्शन वाली स्टोरी खत्म हो गई। ऑप्शन के बाद कहना इसे सेकंड मेरा रैंक में आ रहा था, कौन आ रहा था, कन्वर्टेबल बॉन्ड,
चलो वर्किंग नोट नंबर 2 में जाके चेक करो कि आपका अर्निंग कितने से बढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स आपका अर्निंग जो बढ़ रहा था वो 8400 से बढ़ रहा था एंड नंबर ऑफ शेयर कितने से बढ़ रहा था, तो 8000 से। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड के यहाँ पे लिख रहा हूँ 8400 एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज नथिंग बट 8000। तो अगर यहाँ तक का टोटल चेक करोगे तो आपका आंसर होगा 54,400 एंड यहाँ पे चेक करोगे तो आपका आंसर होगा 19,940। कैलसी चेक करो 54,400 डिवाइडेड बाय 19,940, तो आपका आंसर होगा 2.73। अगेन 3.85 से मेरा ईपीएस कम हुआ, तो ये 2.73 भी मेरे लिए क्या होने वाला है, तो डाइल्यूटेड। एंड लास्ट में था दैट इज नथिंग बट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो उसको ऐड करूं प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फ्रेंड्स आपने थर्ड नंबर के वर्किंग में वो बनाया था, प्रेफरेंस शेयर का अर्निंग बढ़ रहा था 4000 से, पर नंबर ऑफ शेयर कितने से बढ़ रहे थे 1000 से। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में अर्निंग में लिख रहा हूँ 4000 एंड नंबर ऑफ शेयर में क्या लिख रहा हूँ 1000। तो अगर यहाँ तक का टोटल करोगे तो टोटल आपका होगा 58,400, नंबर ऑफ शेयर्स होगा 20,940। 58,400 डिवाइडेड बाय 20,940 करोगे तो आपका आंसर होगा 2.79 एंड दिस 2.79 इज नोन एज एंटी डाइल्यूटेड, बिकॉज आपका ईपीएस एक बार डिक्रीज होने के बाद ऊपर आया है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, एंटी डाइल्यूटेड। एंड फाइनली अगर आपको आंसर लिखना है तो आप बेसिक ईपीएस डिस्क्लोज करोगे, कितने का डिस्क्लोज करोगे 4.6 का, एंड आप डाइल्यूटेड ईपीएस को डिस्क्लोज करोगे एंड वो डाइल्यूटेड ईपीएस कितने का डिस्क्लोज करोगे 2.73 का। क्लियर, सिंपल, उसके हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बढ़े तो हमारा क्लास वर्क के हर एक क्वेश्चंस खत्म हो गए, होमवर्क 24 खत्म है, 25 भी खत्म है, 26 भी ऑलरेडी हमने कर दिया है, 27 भी हमारा खत्म है। क्लियर, बिकॉज वो राइट वाला था। अब मैं बढ़ रहा हूँ दैट इज समथिंग बट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन 28 में पढ़ू, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर ₹1 करोड़, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 50 लाख, बेसिक अर्निंग पर शेयर ₹2, number of 12% convertible debentures of ₹100 each 1 lakh, each debenture is convertible into 10 equity shares, interest expense for the current year 12 lakh and tax relating to interest expense 30% ₹3,60,000, compute diluted earning per share। अभी भी बोल रहा हूँ जिस मोमेंट पे क्वेश्चन में अगर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है तो चेक कर लेने का, मंथ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लाख डिबेंचर थे 100 रुपए वाले, मतलब 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर हुए, 1 करोड़ का अगर 12% करो तो कहने से आपका इंटरेस्ट आना चाहिए 12 लाख रुपए। क्वेश्चन में भी वो 12 लाख ही दिया है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्लियर, तो हम स्टार्ट करें होमवर्क क्वेश्चन नंबर 28। होमवर्क एंड उसमें अगर चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 28 सबसे पहले मैं तो यहाँ पे कर ही रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर ही देने का। 1 करोड़ का अर्निंग है, नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितने थे, तो क्या 50 लाख थे, तो यस आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर का आंसर आएगा ₹2। क्लियर, दूसरा करना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। क्लियर, सबसे पहले आप चेक करोगे दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन अर्निंग। फ्रेंड्स कहने से यहाँ पे डिबेंचर की बात है एंड अगर डिबेंचर की बात है तो आपका इंक्रीज इन अर्निंग जो होगा वो कैसे होगा, I इंटू 1 - T के हिसाब से होगा। चेक करो कितने थे, लाख डिबेंचर थे 100 रुपए वाले, मतलब 1 करोड़ वाले। 1 करोड़ का 12% करो तो 12 लाख का इंटरेस्ट जो आपको एक्चुअली क्वेश्चन में दे ही दिया था, एंड टैक्स रेट चेक करो तो 30% था, तो 12 लाख का 70% करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 8,40,000। दूसरा चीज चेक करो दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर, चेक करो आप लाख डिबेंचर वालों को कितने शेयर देने वाले हो, तो क्वेश्चन में बोला है 1 लाख डिबेंचर वाले को आप 10 शेयर देने वाले हो, तो यहां पे लिख रहा हूं 1 लाख डिबेंचर इंटू 10 शेयर्स एंड 1 लाख डिबेंचर्स इंटू 10 शेयर्स करोगे तो आपको इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। रिपीट करो, नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मल, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज है डिबेंचर, तो नॉर्मली होगा। तो अगर हम डायरेक्टली फाइंड आउट करें कि व्हाट इज अवर डाइल्यूटेड ईपीएस, बहुत सिंपल है,
मेरा अर्निंग था 1 करोड़ रुपए का, आपकी वजह से मेरा अर्निंग बढ़ा 8,40,000 का। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर थे, कितने नंबर ऑफ शेयर थे, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर थे 50 लाख का, एंड आपके पास की वजह आपको दिया उस पर मेरे 10 लाख बढ़ा। तो सिंपल अगर फ्रेंड्स कैलसी में चेक करो 1,08,40,000 डिवाइडेड बाय 60 लाख करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.81। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आज की तारीख में हमने बहुत किए। जस्ट क्वेश्चन तभी मजा आएगा कि अगर वो कुछ मंथ का एडजस्टमेंट करना है, उसके अलावा तो ये क्वेश्चन नॉर्मल होने वाला है। डन। 28 में कुछ दम नहीं था। नेक्स्ट चेक करें, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 21। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 रुपीज 12 लाख। Weighted average number of equity share outstanding during the year 2017 5 lakh. Average fair value of one equity share during the year 2017 rupees 20. Weighted average number of shares under option during the year 2017 1 lakh. Exercise price of these shares under option during the year 2017 15. Clear? And आपको कैलकुलेट करना है, that is nothing but basic EPS and diluted EPS. फ्रेंड्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 29 में अगर आपको करवा दूं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज नथिंग बट बेसिक ईपीएस फाइंड आउट करेंगे। 12 लाख का अर्निंग था, नंबर ऑफ शेयर अगर हमारे पास 5 लाख है तो यस हमारा बेसिक ईपीएस कितना आएगा, 2.4 का हमारा पास बेसिक ईपीएस आएगा। क्लियर? उसके बाद आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। क्लियर? तो कैसे करोगे ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा इंक्रीज इन अर्निंग। आपको पता है कि ऑप्शन में तो आपका जो भी इंक्रीज इन अर्निंग होगा वो ऑलवेज जीरो ही होने वाला है। दूसरा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। एंड अगर हम इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर चेक करें तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चेक करूँगा कि व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड। तो क्या होगा, 1 लाख आपने ऑप्शन दिए, आपके एम्प्लॉय पर ऑप्शन कितने रुपीस आपको देने वाले हैं वो चेक करो। तो आपके एम्प्लॉयज आपको पर ऑप्शन 15 रुपये देने वाले हैं, तो अमाउंट रिसीव्ड आपके लिए कितना होगा, 1 लाख ऑप्शन इंटू ₹15। तो फ्रेंड्स आपके लिए अमाउंट रिसीव्ड कितना होने वाला है, 15 लाख होगा, डिवाइडेड बाय अगर आप चेक करो कि व्हाट इज योर एवरेज मार्केट प्राइस। एंड अगर ये चेक करोगे तो कहना है आपका एवरेज मार्केट प्राइस था ₹20। तो अगर यहां तक मैं चेक करूं व्हाट इज माय शेयर्स विथ कंसिडरेशन, तो माय शेयर्स विथ कंसिडरेशन इज नथिंग बट 75,000। पर बॉस आपने 75,000 शेयर्स दिए थे ना, मैंने एक्चुअली जो शेयर्स दिए थे एक्चुअल शेयर्स, वो एक्चुअल शेयर्स तो कहना है फ्रेंड्स आपका 1 लाख था। तो अगर यहां पे मैं चेक करूं व्हाट इज माय शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन, एंड अगर ये मैं चेक करूंगा माय शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन, देन इट इज नथिंग बट ओनली 25,000। क्लियर? अगर हम यहाँ पे चेक करें डाइल्यूटेड ईपीएस, सर डाइल्यूशन इफेक्ट नहीं निकालोगे ना, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल है। मेरा अर्निंग था 12 लाख का, आपकी वजह से कुछ बढ़ा नहीं, मतलब जीरो। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर थे 5 लाख, एंड आपको मैंने एक्स्ट्रा कितने दिए, 25,000। तो फ्रेंड्स कैलसी में करो 12 लाख डिवाइडेड बाय 5,25,000, आपका आंसर आएगा 2.29। दिस इज नथिंग बट डाइल्यूटेड ईपीएस। फ्रेंड्स ये ऑप्शन का बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन था, एंड अगर आप चेक करोगे तो आपके क्लास वर्क एंड होमवर्क के हर एक क्वेश्चन अभी तक खत्म हो गया है। डन? पर यस मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा आपको। हाँ, एक और क्वेश्चन लास्ट में, एंड ये इसको खत्म करें। एग्जाम्पल एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लॉस अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। आज तक प्रॉफिट था, फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूं लॉस 10 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख।
इंक्रीज इन अर्निंग ₹2 लाख, increase in number of shares 1 लाख, calculate basic and diluted EPS। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, पर तो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है। अगर इसका हम आंसर कैलकुलेट करें तो आंसर आपका कैसे बनने वाला है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ योर बेसिक ईपीएस, तो शर्माने का नहीं, यहाँ ईपीएस नेगेटिव हो सकता है। 10 लाख का लॉस डिवाइडेड बाय 1 लाख नंबर ऑफ शेयर, दिस ऑब्वियसली माई बेसिक ईपीएस इज -10। कोई डाउट नहीं है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन स्टार्ट करूं तब कैसे करोगे? डाइल्यूटेड ईपीएस, कैन आई से माई एग्जिस्टिंग अर्निंग इज अ 10 लाख, माई इंक्रीज इन अर्निंग इज नथिंग बट 2 लाख, माई एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर इज अ 1 लाख प्लस माई इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो माई इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर इज अ 1 लाख। तो अगर चेक करोगे तो बहुत लोगों ने आंसर बोला -4। अब लिखो उससे पहले मैं बोल दूं दिस इज द रॉन्ग आंसर। वाई? दिमाग लगाओ, ये रट्टा हुआ। आपको क्लास वर्क होमवर्क के पूरे 29 सम्स आते हैं, बट अगर ये सम नहीं आते तो फंसे आप। ये -10 से -4 हुआ, तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हुआ। आंसर इज नो फ्रेंड्स। -10 से -4 हुआ मतलब आपका लॉस डिक्रीज हुआ। लॉस डिक्रीज हुआ उसको बोलते हैं कि ईपीएस बढ़ा। एंड अगर ईपीएस बढ़ा तो इट इज नॉट अ डाइल्यूशन इफेक्ट, इट इज एन एंटी डाइल्यूशन इफेक्ट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। हियर here we find that loss is एक काम करो, ये लॉस को भी कुछ अलग पेन से लिख दे। लॉस इज डिक्रीज्ड, लॉस डिक्रीज्ड हुआ फ्रॉम -2 to -4. So it is called as increase in value of EPS. So it is anti dilution effect, and if it is a anti dilution effect, तो फ्रेंड्स अब फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? तो आपका फाइनल आंसर होगा बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू -10 एंड द डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू डैश। क्लियर? जस्ट फॉर्मूला रट्टा लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। डन, परफेक्ट। बस फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 हमारा खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।